नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज किसी खबर पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि आज एक बहुत गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। वक्फ बोर्ड पर चर्चा करेंगे। ये तो आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास हिंदुस्तान में रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर का वो लैंड होल्डर है। तीसरे नंबर पर उसकी जमीनें आती हैं। 8.5 लाख से ज्यादा उसकी संपत्तियां हैं और 20,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट इन प्रॉपर्टी से हो सकता है। अब होता है, नहीं होता है, कहां जाता है ये रेवेन्यू, कहां नहीं जाता है, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, किस काम में नहीं इस्तेमाल किया जाता। वक्फ बोर्ड को अगर बिल्कुल गहराई से समझना है तो आपको इस मौलाना का वीडियो पहले सुन लेना जरूरी है, फिर इस पर आगे चर्चा भी करेंगे। आज हमारे पास वक्फ की जमीन इतनी है, मैं ये बात बताकर आप लोगों को खत्म करना चाहता हूं। ये देखिए मेरे पास, भाई देखिए, इतनी वक्फ की जमीन है। पहले दर्जे पर डिफेंस की है, दूसरे दर्जे पर रेलवे की है, तीसरे दर्जे पर मियां भाइयों की है। फिर बोलते हम लोगों को, इन्होंने बोलते फिर हमको दूसरे कंट्री से आ गए। इन लोग बांग्लादेशी है, वहां से आ गए, तुर्कोल्लू है, तुर्की से आ गए। ये किसकी जमीन है रे बाबा? ये हमारे बाप दादा की जमीन है। आज ऐसे जमीनों पर कई जालिम कब्जा कर आलीशान मकान बना लिए और दुनिया में कहते हैं मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। ये अमीर नहीं है, मुसलमान अमीर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्फ की जमीन को बचाने की जरूरत है। आप लोगों ने हाथ उठाकर बताइए, वक्फ के स्कैनर पे आप लोगों ने कितने लोग स्कैन किए और मेल किए? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है, माशाअल्लाह। ये वक्फ की जमीन को बचाना है। जालिमों की नजरें वक्फ की जमीनों पर है, जालिमों की नजरें वक्फ की जमीनों पर है, लेकिन ये जमीन की जब भी छीनने की बात आएंगी, ये मुसलमान छीनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। पहले हम नादान थे, छीन लिए। पहले हम नादान थे, छीन लेके आलीशान महल बना लिए। थोड़ी सी भी जमीन छीन कर देखो, फिर बताएंगे हम क्या है इंशाअल्लाह। वाकई पंकज जी, अमीर ने मकान बना लिया, उस बात से मुझे मुकेश अंबानी तो समझ आ गए, ठीक है। अब ये जाहिल किसे बोल रहा है, जालिम किसे बोल रहा है, और वो जो ग्राफ है उससे दिखाना क्या चाहता है कि तीसरे नंबर पर वक्फ की प्रॉपर्टी है, बाप दादा ये वो। नहीं, आपने समझा नहीं। हाँ। इस मौलाना ने बहुत गंभीर बात कही है जी, और इसकी तकरीर जो है उसके पीछे छिपी हुई मंशा को समझिए। ये तो ये बता रहा है कि सबसे ज्यादा जमीन डिफेंस के पास है और दूसरी जमीन रेलवे के पास है, लेकिन वो बाकायदा ग्राफ से बता रहा है मुसलमानों को कि तीसरी सबसे बड़ी जमीन वक्फ के पास है। हाँ। और वो मुसलमानों को ये कह रहा है कि ये मुसलमानों की संपत्ति है, तो तुम्हारे बाप दादाओं की संपत्ति है, तुम्हारे बाप की संपत्ति है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमान तुर्की से आए हैं या बांग्लादेश से आए हैं या कहीं और से आए हैं, कहीं से नहीं बोले कि अगर हम बाहर से आए हैं तो सबसे ज्यादा जमीन हमारे पास कैसे, और हम ऑनर है, किसकी मजाल है जो हमें यहां से हटा देगा। हमारे रहमो करम पे दूसरे लोग बसे हुए हैं यहां पे। ये ओवैसी की तरह का कोट पहन के ओवैसी बनना चाहता है क्या? देखिए, ये किसी एक की बात नहीं है। आपके पास ये वीडियो आ गया इसलिए आपको लग रहा है कि ये आदमी ऐसा है। अगर ओवैसी का भाई बोल रहा है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो क्या लग रहा है कि वो अकेला है? अकबरुद्दीन ओवैसी है, उस खानदान के बाकी सारे लोग दूध के धुले में नहीं पता। वो एक सोच है, एक मेंटलिटी है, एक आइडियोलॉजी है। और वो आइडियोलॉजी ये है कि इंशाअल्लाह लाल किले की प्राचीर पर एक बार फिर से इस्लामी झंडा लहराया है, इस्लामी पताका लहराएंगे। और आप नहीं समझ पा रहे इस चीज को। आपको लग रहा है कि एक वक्फ बोर्ड की जमीन के लिए कोई विरोध कर रहा है। ये वक्फ का विरोध नहीं है, ये अपने बाप की संपत्ति समझ रहा है हिंदुस्तान को, और कह रहा है कि दूसरे हमारे रहमो करम पर है। और ये साफ साफ बोल रहा है। और वो बोल रहा है कि कुछ जालिमों की नजर वक्फ की संपत्ति पे है, 1 इंच लेकर दिखा दो, उसके बाद बता देंगे कि मुसलमान क्या चीज होते हैं। ये खुलेआम बोल रहा है और इसके खिलाफ अब तक कोई केस नहीं हुआ। किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जो वीडियो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का है।
और मैं लैंग्वेज से भी समझ सकता हूं कि ये हैदराबादी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब उसी इलाके से होगा। ये कह रहा है कि हिंदुस्तान की हर जमीन रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ की है। ये कह रहा है कि मेरे बाप की संपत्ति है, मुसलमानों के बाप की संपत्ति है, दूसरे जो हैं हमारी संपत्ति पर रहकर आपको मुकेश अंबानी नजर आ रहा है उसमें। ये हिंदुओं को बोल रहा है कि आप हमारी संपत्ति पर बसकर अपने आप को बहुत बड़ा देश दुनिया में जाके अमीर बता रहे हो। आप अमीर नहीं हो, आप हमारे रहमो करम पर हो, हमारी जमीन पर कब्जा करके रखे हो, खाली करो। और जिस दिन इनके पास ताकत आएगी ना, उस दिन आप खाली करवाएंगे और आप हिंदुस्तान से भागकर कहां जाएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। कश्मीर में इनके पास ताकत थी, कश्मीर घाटी से खाली करवाया, और जहां जहां इनकी ताकत बढ़ी है आपसे खाली करवाएंगे ये, चाहे वो कैराना हो जाए या फिर कोई भी शहर हो जाए। और आप वैष्णव जन को तैने कहिए करके झाल बजाते रहिएगा आप। कोई एक बात जान जाइए, दुनिया में कमजोरों की मदद करने कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। जिसके पास ताकत है, जिसके पास शक्ति है, जो लड़ सकता है, उसी की फतह होती है। तो फिर राजा भैया ने जो कहा वो ठीक कहा? अब समझ में आया? राजा भैया जागरूक है, वो देख रहे हैं, वो नेता है, वो नेतृत्व करने वाले हैं, इसलिए उनको नजर आ रहा है। और बाकी सब जो जलील हैं, गिरे हुए हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है देश दुनिया में। इनको पता नहीं कि भारत के अंदर पाकिस्तान बनाने की, एक और पाकिस्तान बनाने की कैसी साजिश की जा रही है। और इस बार याद रखिए, बंगाल और केरल के टुकड़े नहीं होंगे, लाल किले पर इनका विजय पताका होगा और भागिएगा आप। मुगल ने इनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन मुगल इनके लिए आज भी आइडियल है। क्यों है? टीपू सुल्तान ने इनके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन टीपू सुल्तान को और औरंगजेब को ये अपना आइडियल मानते हैं। क्यों मानते हैं? आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा लीडर हो सकता था, उसको खान अब्दुल गफ्फार खान भी हो सकता था, लेकिन उनकी मिसाइलों के नाम गौरी गजनी क्यों हैं? कभी इस बात पर विचार किया है कि जो लोग वास्तव में हिंदुस्तानी सोच के थे, उनको ये कभी आइडियल नहीं मानेंगे। आज भी बहुत सारे ऐसे आपको मुसलमान मिल जाएंगे जो मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनी को, औरंगजेब को, टीपू सुल्तान को, मुगलिया सल्तनत को आज भी अपना बाप मानने के लिए तैयार है, भले भूखे पेट है। आपकी चिंता यह हो सकती है कि मेरा बेटा आज सुबह पिज्जा खाएगा कि नहीं और रात को बर्गर खाएगा कि नहीं। इनकी ये चिंता नहीं है, इनको पता है। मैं आपको बताता हूं दिल्ली की एक कहानी। मेरे साथ काम करने वाले मेरे कलीग ने एक बार कहा था, मैंने कहा था यार पढ़ाओ लिखाओ, पैसे वैसे कमाओ, अच्छे घर बना लो, इंसानों की तरह जिंदगी जियो। उसने एक लाइन मुझे कहा था, जिंदगी भर मुझे याद रहेगा, कि सबसे ज्यादा संपत्तियां कश्मीरी पंडितों के पास थी और सबसे ज्यादा महल और सेब के बागान उन्होंने बनाए थे अपने भाइयों से लड़ लड़ के, बंटवारा करके। हमें सिर्फ 3 दिन लगे, सिर्फ 3 दिन लगे उस पर कब्जा करने में। तुम लोग 3 पीढ़ी से अपनी संपत्ति जमा करो, कोई एक भीड़ की शक्ल में आएगा, भागोगे या तो उस इलाके को छोड़कर, या सस्ता बेच के भागोगे या फिर मारे जाओगे। संपत्ति तो अंत में हमारी ही होगी। वो जरा सोचिए, ये खुलेआम ग्राफ दिखाकर कह रहा है कि डिफेंस और रेलवे के बाद हमारे पास जमीन है। ये जमीन कहां से? और ये कह रहा है कि हमारी जमीनों पे बसे हुए हैं लोग। इस जमीन को गोरी लाया था, बाबर लाया था, औरंगजेब लाया था, अकबर लाया था। कौन लाया था इन जमीनों को? सर पे लग के लाए थे? खुद नहीं, कह तो रहा है ना कि मुसलमानों के बाप की संपत्ति है, कोई इंशाल्लाह छीन नहीं सकता। और हिम्मत है तो 1 कट्ठा छीन के दिखा दो, ये कह रहा है, चैलेंज दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज एक्सेप्ट कर तो लिया, तो उन्होंने कह दिया कि 1-1 इंच जमीन वापस ली जाएगी। एक बात शुरू कर दिया है काम कानपुर से। तो एक बात और गंभीरता से सोचिए जी, ये हमेशा मोदी या योगी नहीं रहेंगे। ये ओवैसी ने कहा था कि जिस दिन मोदी चले जाएंगे और योगी अपने मठ में चले जाएंगे, उस दिन तुम्हें कौन बचाएगा। मोदी के बाद योगी आए ना, अब योगी के बाद भी कोई आएगा नहीं आएंगे जागरूक। और आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है हिंदू नहीं हराएंगे योगी को? मोदी या योगी को हिंदू हराएंगे, देख लीजिएगा। हिंदू ने ही 240 पर पहुंचाया है सामने। अब समझ में आया? खुलेआम धमकी देने के बावजूद भी उसी राज्य के हिंदुओं ने योगी जी को हराया है। भाई साहब, जिस देश के लोगों पे 800 सालों तक शासन होता है ना, उपाय जागरूकता और कोई नहीं। इस देश में जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटने की नींव ही इसलिए डाली गई थी ताकि राज किया जा सके।
बांटो और राज करो की नीति इसलिए अपनाई गई थी, और आज भी बांटो और राज करो की नीति अपना रहे हैं कुछ लोग। समझ में नहीं आ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे इसलिए योगी जी ने कहा था, और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे इसलिए मोदी जी ने कहा था। आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी? समझ आ रहा है, तभी तो कुंभ में 45 करोड़ लोग पहुंच रहे हैं। अरे आधे तो तमाशा देखने गए, उनमें सारे के सारे जो भी गए तो है ना। आप पता है, अगर कुंभ में हिंदू जागृति के कारण जाते तो मोनालिसा की आंख नहीं न्यूज में बिक रही होती, या फिर कौन अंग्रेज आके किस तरह का कोई एक आईटीएन बाबा नाच रहा है, आप बताए उसमें अध्यात्म हिंदुत्व कहां है? इस देश के लोग खूबसूरती निहार रहे हैं, या ये बात भूल जाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं, जागे हैं अभी, सिर्फ 5 से 10% लोग जागे हैं, उसमें ही इतना बड़ा परिवर्तन है। लेकिन उनका क्या किया जाए जो कि सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, उजड़ रहे हैं। मुझे हैरानी होती है जी सिखों को देखकर, कि जिन सिखों के बहू बेटियों के साथ क्या नहीं किया गया आजादी के बंटवारे के समय, और सोचिए कि उनके गुरुओं ने क्या कुछ नहीं कहा है, वो शाहीन बाग में बिरयानी बनाकर खिला रहे थे। समझते हैं इस देश की मिट्टी? और उन सिखों के दिमाग में यह भर दिया गया कि हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, जबकि वो हिंदुओं की रक्षा के लिए ही है। खालसा, शुद्ध, खालिस। और देश का हर हिंदू सरदार बोलता है उन्हें, आप हमारे सरदार हो। और उनके मन में यह भर दिया गया है, और आज भी इस देश का एक इकोसिस्टम ये भरने की कोशिश कर रहा है कि तुम अलग, तुम अलग, तुम दोनों में बंटवारा हो जाए, फिर तो इनको हम देख लेंगे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने बड़ा क्या कुछ चल रहा है? हमें तो समझ आ रहा है, इस देश के लोगों को समझ नहीं आ रहा है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूं आपसे एक बार इस मौलाना की पूरी बात इस देश को लोगों बिल्कुल 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 जो आप लोग समझना नहीं चाहते, एक बार और सुनिए इस वीडियो को और समझिए कि ये मौलाना, ये इंसान किस मानसिकता से भरा हुआ और कहना क्या चाहता है। सुनाइएगा जरा एक बार और। आज हमारे पास वक्फ की जमीन इतनी है, मैं ये बात बताकर आप लोगों को खत्म करना चाहता हूं। ये देखिए मेरे पास, भाई देखिए, इतनी वक्फ की जमीन है। पहले दर्जे पर डिफेंस की है, दूसरे दर्जे पर रेलवे की है, तीसरे दर्जे पर मियां भाइयों की है। फिर बोलते हम लोगों को, इन्हों बोलते फिर हमको दूसरे कंट्री से आ गए, इन लोग बांग्लादेशी है, वहां से आ गए, तुर्कोल्लू है, तुर्की से आ गए। ये किसकी जमीन है रे बाबा? ये हमारे बाप दादा की जमीन है। आज ऐसे जमीनों पर कई जालिम कब्जा कर आलीशान मकान बना लिए और दुनिया में कहते हैं मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। ये अमीर नहीं है, मुसलमान अमीर है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्फ की जमीन को बचाने की जरूरत है। आप लोगों ने हाथ उठाकर बताइए, वक्फ के स्कैनर पे आप लोगों ने कितने लोग स्कैन किए और मेल किए? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बड़ी बात है, माशाअल्लाह। ये वक्फ की जमीन को बचाना है। जालिमों की नजरें वक्फ की जमीनों पर है, जालिमों की नजरें वक्फ की जमीनों पर है, लेकिन ये जमीन की जब भी छीनने की बात आएगी, ये मुसलमान छीनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। पहले हम नादान थे, छीन लिए। पहले हम नादान थे, छीन लेके आलीशान महल बना लिए। थोड़ी सी भी जमीन छीन कर देखो, फिर बताएंगे हम क्या है इंशाअल्लाह। वाक़ई